खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 21 मुद्दों पर फैसला लिया गया। बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन किया गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया है। साथ ही इसमें समूह की सीधी भर्ती में फायदा मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष में मिली धनराशि को पारदर्शी बनाया जाएगा। कोष के हिसाब किताब के लिए वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती होगी। इसके अलावा बैठक में कैंपा योजना का प्रबंध और नीति ढांचा स्वीकृत हुआ है। इसमें 29 पदों को मंजूरी मिली है। सीईओ के प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा खनन नीति पर भी चर्चा हुई है, जिसमें कई मानकों को भी बदला गया है। खबर उत्तराखंड बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर की। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। कंटोनमेंट जोन में रहने के कारण परीक्षा में वंचित छात्र छात्राओं का परिणाम औसत अंकों के आधार पर जारी किया जाएगा। इन छात्र छात्राओं के पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प भी होगा। यही नियम कंटोनमेंट जोन में बने परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा न दे सकने वाले छात्र छात्राओं को भी लागू होगा। इसके अलावा जिन परीक्षार्थियों ने केवल 4 परीक्षा दी हैं, उनका परिणाम 3 सर्वाधिक अंक वाले विषयों के औसत के आधार पर जारी होगा। 3 परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं का परिणाम 2 सर्वाधिक अंक वाले विषयों के औसत अंकों के हिसाब से निर्धारित होगा। 2 या 2 से कम परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को औसत अंक के हिसाब से अंक दिए जाएंगे। वहीं औसत अंकों से संतुष्ट न होने वाले छात्र छात्राओं के लिए परीक्षा का विकल्प भी है। हालात सामान्य होने पर उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा जरूर करा सकता है। खबर मौसम की भविष्यवाणी जानने की। आईटी के ज़माने में अब सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून हमेशा कहर बनकर बरसता है, इसीलिए अब एक नए ऐप की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को नुकसान से उबारने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना पहले ही मोबाइल पर आपको पता चल सकेगी। इस खास दामिनी ऐप का लिंक उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। IITM पुणे की ओर से तैयार किया गया दामिनी ऐप आकाशीय बिजली गिरने की सूचना देता है। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध दामिनी ऐप आपकी GPS लोकेशन के आधार पर मोबाइल लोकेशन से 40 किलोमीटर की परिधि में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी देता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार किसानों को बारिश के चलते काफ़ी नुकसान होता है, इसीलिए एक मेघदूत नाम का ऐप भी जारी हुआ है। ये ऐप मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार खेतीबाड़ी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराने में लाभकारी है। खबर कोरोना के बाद नौकरी में हो रहे इंक्रीमेंट की। पिछले कई महीनों से कोरोना संकट ने लोगों के बिजनेस में भारी तबाही मचाई है, जिसकी वजह से कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था, तो अब वही कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई थी। लॉकडाउन में हुए नुकसान के कारण कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का अप्रेजल तक रोक दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल बदलने लगा है। अब कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इंक्रीमेंट करना शुरू कर रही हैं। HDFC बैंक ने अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट दे दिया है और उन्हें प्रोत्साहित करने की रेस में सबसे आगे है। एक्सिस बैंक ने भी अपने 80% कर्मचारी को बोनस देने की घोषणा कर दी है। ICICI बैंक ने भी अपने कर्मचारी को इंक्रीमेंट देने की घोषणा की है। सिर्फ बैंक ही नहीं, बल्कि ऑटो कंपनियां भी इसी राह पर चल पड़ी हैं। वह भी अपने कर्मचारियों को बोनस और इंक्रीमेंट देने की तैयारी कर रही हैं। किया और MG मोटर्स ने पहले ही वेरिएबल पे और बाकी इंसेंटिव दे दिए हैं। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लीलैंड, TVS मोटर, टोयोटा किर्लोस्कर और टाटा मोटर्स भी जल्द ही अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने वाले हैं। मारुति सुजुकी अगस्त में इंक्रीमेंट दे सकती है। खबर जन औषधि केंद्र में बिगड़ते हालातों की। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्र में लंबे समय से चल रही दवाइयों की किल्लत पर सुनवाई की है। मामले में दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सचिव औषधि भारत सरकार, औषधि ब्यूरो भारत सरकार, स्वास्थ्य सचिव उत्तराखंड, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी नैनीताल व राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी को नोटिस जारी कर 21 दिनों के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या वजह है कि जन औषधि केंद्र में दवाइयां काफ़ी कम हैं। हल्द्वानी निवासी एक समाज सेवी ने जनहित याचिका को दायर किया है। नैनीताल जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बाजार मूल्य से कम दामों पर जेनेरिक दवाइयों को उपलब्ध
कराना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2015 में जन औषधि केंद्र को खोले गए थे, लेकिन वहां सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं चल रही है। इसी बात को लेकर हल्द्वानी निवासी ने इस जनहित याचिका को दायर किया है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी से हटाकर किसी अन्य संस्था को दे दिया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सही से बहाल हो सके। खबर कुमाऊं विश्वविद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश की। कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ किए जा रहे हैं। पंजीकरण के लिए 50 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण शुल्क जमा करने के उपरांत विद्यार्थियों को बैंक द्वारा दिए गए ट्रांजैक्शन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करके पंजीकरण आवेदन पत्र में विभिन्न कोर्सों के लिए जमा कराना होगा। पंजीकरण करने के लिए उन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट ku nainital.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश हेतु पंजीकरण करा सकेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनका विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु अर्हता संबंधी परीक्षा का परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, ऐसे विद्यार्थियों को अपना उक्त परीक्षाफल घोषित होने के साथ कार्य दिवसों के भीतर अपना संपूर्ण विवरण पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपडेट करना होगा। खबर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की। भारत चीन के बिगड़ते हालातों के बीच मोदी सरकार चीन को एक और झटका देने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग की ओर कदम बढ़ाने जा रही है, जिसको जमाने के लिए पूरा खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। ऐसे में सरकार की उन देशों की कंपनियों में नज़र है जो अभी तक विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य चीन में करा रही थी। प्रदेश में औद्योगिक गलियारों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को त्रिवेंद्र सरकार द्वारा 3000 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ज़मीन को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने समेत SPV गठन का मसला जल्द ही कैबिनेट में लाया जाने की संभावना है। इसके तहत पहले चरण में 1000 हेक्टेयर और फिर अगले चरण में शेष 2000 हेक्टेयर जमीन देने की तैयारी है। इस संबंध में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत हुई है। उन्हें बताया गया है कि ऊधम सिंह नगर में पर्याप्त भूमि है, वहां उद्योग लग सकते हैं। इसके अलावा हरिद्वार में भी नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। निवेशकों की सहूलियतों का प्रावधान नीतियों में भी किया गया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।